सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे बड़ा ही रोचक और आनंददायक पाठ है, इसलिए आप निश्चित रूप से इस पाठ को सुनना, अंत तक बने रहना। आनंद आएगा इस पाठ में और आनंद के साथ साथ हमको इसमें कुछ शिक्षा भी मिलेगी और शिक्षा के साथ साथ जब ये पाठ याद होगा तो हमको अंक भी दिलवाएगा। तो इस पाठ का नाम है तौलिया और इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। तो ये पाठ एक तरीके से एकांकी का पाठ है और एकांकी पढ़ने में सभी को आनंद आता है और आनंद की अनुभूति के साथ साथ हमको ज्ञान भी मिलता है। तो पहले एकांकी में जो प्रमुख पात्र है उनका मैं नाम बता देता हूँ, परिचय करा देता हूँ आपका कि प्रमुख पात्रों में बसंत इसका प्रमुख पात्र है इस एकांकी का, और उसकी पत्नी मधु। दो पात्र तो मुख्य है ही, इसके साथ साथ ये सुरो और चिंती, ये दो मधु की सहेलियां हैं। और मंगला जो नाम है यहाँ पर, ये मंगला जो है यह कौन है? मधु की नौकरानी, अर्थात बसंत और मधु की नौकरानी। और बसंत और मधु कौन हुआ? पति पत्नी। तो पति पत्नी, अब क्या बात होती है इसमें, वो सारी बात तो हम जानेंगे ही। इसके पहले हम इसका जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, उसको भी हम स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये पाठ किस दिशा में जा रहा है। तो तौलिया एकांकी में शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है कि जो तहजीब के नाम पर और दिखावे के नाम पर, शिष्टाचार के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जिस प्रकार का खोखलापन समाज में बढ़ता जा रहा है, बनावटीपन, उस पर एक तरीके से इस एकांकी में व्यंग किया है। कैसे? हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता, कहीं न कहीं बनावटीपन, कृत्रिमता से तात्पर्य बनावटीपन, दिखावटीपन पसरता जा रहा है, रिश्तों की प्रगाढ़ता। और जितना ये पसर रहा है उतना ही रिश्तों में कहीं न कहीं कमी आती जा रही है। रिश्तों में जो दृढ़ता रहती है, जो आत्मीयता रहती है, उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। तो यहाँ पर जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, जो अंत में जो मुख्य पंक्ति आती है इसकी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, उसका रहस्य बल्कि अंतरतम की दृढ़ता से। बाह्य दिखावा से जीवन, अगर हम ये माने कि ये हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बढ़िया लाइट लगा दी, बढ़िया ये कर दिया, साफ सुथरा मकान, चक मकान और ऐसा सब कुछ कर दिया और कह दिया कि बहुत अच्छी है, इससे आत्मीयता नहीं बढ़ेगी। आत्मीयता बढ़ती है अंतरतम की दृढ़ता से, अर्थात आत्मीय भाव से। वह आत्मीय ज्यादा कारगर रहती है। ऐसी आत्मीयता हमको विकसित करनी चाहिए। इस एकांकी में भी हमको इसी प्रकार का संदेश दिया गया है। तो आइए अब एकांकी का प्रारंभ करते हैं। तो एकांकी जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में एकांकी में पहले घर का दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। तो घर का दृश्य कैसा था? घर के दृश्य में जैसे आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार। अब मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब ज्यादा उच्च भी नहीं और ज्यादा निम्न भी नहीं, अपनी आवश्यकता और जरूरतों की आराम से पूर्ति हो सके, ऐसा परिवार कहलाता है मध्यम परिवार, जिसमें एक तरफ सोफा लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है और पर्दे भी लगे हुए हैं, कुछ गुलदस्ते गुलदान ये सब लगे हुए हैं। तो इससे लगता है कि सामान्य परिवार या मध्यम परिवार हम उसको कह सकते हैं। तो ऐसा परिवार किसका था? बसंत और मधु का, और एक नौकरानी थी मंगला। तो इस प्रकार का खुशहाल परिवार कह सकते हैं। अब नवंबर का महीना था, नवंबर का महीना चल रहा है, जिस तरीके से एकांकी प्रारंभ होती है। अब एकांकी कहां से प्रारंभ होती है? देखो, एक बार जो बसंत है, ये बसंत अपनी अजामत अर्थात दाढ़ी बनाने के बाद में तौलिए से मुंह पहुंचने के लिए उसने एक तौलिया उठा लिया। अब तौलिया उठाते समय उसने नहीं देखा तौलिया किसका है, और उसने गलती से मदन का तौलिया उठा लिया और उससे मुंह पहुंच लिया। अब मुंह पहुंचते ही इतने में मधु को ठीक पड़ता है। मधु कौन? उसकी पत्नी। उसको ठीक पड़ता है कि इन्होंने इस प्रकार दूसरे का तौलिया काम में ले लिया। मदन तो भाई था ही, तो उन्होंने तुरंत आकर के मधु ने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा भी देख करके तो तौलिया कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आपने मदन का तौलिया इस्तेमाल कर लिया है और ये दाढ़ी बनाने के बाद वाला तौलिया थोड़ी है। आप अंतर तो पहचानो, दाढ़ी का तौलिया या स्नान के बाद वाला तौलिया है। और दूसरी बात है, ये तौलिया आपका नहीं है,
इस तरह की थोड़ी थोड़ी बहस नोक जो प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चश्मा शायद भूल गया कहीं, या बिना चश्मे के तो आप जानते हो क्या दुनिया रहती है, तो चश्मे वाले की दुनिया बिना चश्मे कैसी होती है, अर्थात कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो वो जिस प्रकार मधु कहती है कि नहीं नहीं, सब अंतर दिखता है, इतना से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारा तौलिया नहीं है, फिर भी इस प्रकार आप इस्तेमाल करते हो। तो बात यहाँ तक बढ़ते बढ़ते वो कहती है, बसंत जो कहता है कि क्या फर्क पड़ गया, एक तौलिया अगर मदन के तौलिए से पूछ लिया तो क्या हुआ। तो उसी प्रकार की उन्हीं बातों बीच में मधु के द्वारा कहा जाता है कि इसमें कई तरह के कीटाणु भी हो सकते हैं। तो बसंत इस बात कहता है कि जहां तक मेरी जानकारी में है कि न तो तुम्हें कोई बीमारी है, न मदन को कोई बीमारी है, न मुझे कोई बीमारी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस्तेमाल कर लिया तो क्या हुआ, बचपन में भी तो सब हम एक तौलिए से स्नान या सब घर में काम में लेते थे, तब तो कोई बीमारी नहीं हुई, तो ऐसे क्यों। तो उनका बचपन की परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती है। अब जो है समय बदल गया, जब हम इतना सामान ला सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, अलग अलग तौलिया बसा सकते हैं, तो फिर एक तौलिया क्यों इस्तेमाल करें। इस तरह की मधु तर्क देती है। अब मधु के तर्क को सुनकर के तो फिर यहाँ पर कि देखो बीमारियां फैलती है, मधु बार बार कहती है। तो इस बात पर वो कहता है बीमारी ये तौलिए इस्तेमाल करने से या इस प्रकार से किसी भी वस्तु को काम में लेने से बीमारियां नहीं होती है। बीमारियां होती है कहीं कहीं शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी की वजह से। और लाल रक्त कणिका जैसे अभी हम बोलते हैं इस काल में, जैसे खूब सुना होगा आपने इम्यूनिटी पावर, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पर निर्भर करती है बीमारी। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसके बीमारियां आसपास नहीं आती है। तो उन्होंने इसी बात को एक उदाहरण दिया, चूहा सेदन शाह का उदाहरण दिया कि चूहा सेदन शाह के जो वहां के लोग हैं वह जोहड़ का पानी पीते थे। जोहड़ का मतलब एक खड्डा, इसको हम साधारण रूप से डाबरा या कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें गंदा पानी है, और वहां के लोग उस पानी को पीते थे और फिर भी कोई भी लोग बीमार नहीं होता था। वहां के लोग उस पानी को पीते थे, कहाँ के, चूहा सेदन शाह के, लेकिन फिर भी कोई बीमार नहीं होता था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा कैसे हुआ। विदेशों की डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंची, जांच किया, वहां के लोगों के सैंपल लिए, आखिर ये बीमार क्यों नहीं होते, इस तरह का पानी पीने के बाद भी यहाँ के लोग बीमार क्यों नहीं होते। तो बाद में जांच में पता लगा कि उनमें लाल रक्त कणिकाओं की मात्राएं ज्यादा पाई जाती है, अर्थात इम्यूनिटी पावर खूब है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खूब है। और वह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने का मुख्य कारण क्या था कि वह अपने भोजन में नियमित रूप से दही का सेवन करते थे, और दही कहीं के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए उस उदाहरण में तो फिर ये बात उन्होंने उदाहरण दिया, उनका उद्देश्य पसंद का ये था कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो व्यक्ति को बीमारी घेरती है, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बीमारियां से वो दूर होता है। तो लेकिन उसको जब बहस चलती है, नोकझोंक होती है, तो बात बढ़ती हुई जाती है, और बढ़ती हुई कहां तक जा रही थी। तो उन्होंने जैसे बसंत ने जब ये बात कही, उदाहरण दिया चूहा सेदन शाह का, तो मधु ने क्या कहा कि अच्छा तो क्या हम जोहड़ का पानी पिए, क्या हम भी गंदा पानी पिए। तो बसंत कहता मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं गंदा पानी पिए, मेरा मतलब ये था कि इस प्रकार की जो बातें हैं, दिखावटीपन है कि ये तौलिया इसका है, वो तौलिया उसका है, ये कपड़े उसका है, ये कमरा उसका है, वो कमरा उसका है, इस तरह की दिखावटीपन से अच्छा है कि हम वास्तविकता, आत्मीयता नहीं बढ़ती है, लोग दूर भगते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, उसका कहने का तात्पर्य यह था। लेकिन उन्होंने कहा जोहड़ का पानी पी दो, और फिर ऐसे बीच बीच में उन्होंने मामा जी का नाम बोल दिया कि मेरे मामा जी, मौसा जी। तो मामा जी मौसा जी का नाम लेते ही तुरंत बसंत ने कहा कि मामा जी और मौसा जी की तो बात पूछे हो, तो तुम्हारे मौसा जी एक बार यहां पर आए थे, किसके, मधु के। और कौन कह रहा है, बसंत। बसंत कहता है कि आपके मौसा जी एक बार यहां पर आए थे, और आने के बाद में उन्होंने मुंह धोया, मुंह धोने के पश्चात हमने उनको तौलिया दिया, उनकी खिदमत में तौलिया भेंट किया मैंने। तो तुरंत क्या बोले वो कि नहीं नहीं, मैं इसे दूसरे का तौलिया का इस्तेमाल नहीं करता हूं, और मेरे सामने ही अपनी जेब से रुमाल निकाल करके और अपना मुंह पोंछा। तो अपना मुंह पोंछा रुमाल निकाल करके,
तो मुझे इतना खराब लगा कि मैंने जो तौलिया जाकर के दिया उसमें कौन से कीटाणु भरे थे, कौन सी बीमारी भरी पड़ी हुई थी जो उन्होंने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और तुम बड़े उदाहरण देती हो कि मेरे मौसा जी स्वच्छता प्रेमी है, ये प्रेमी है, वो वास्तव में देखा जाए तो वो कुछ भी दिखावटीपन के अलावा कुछ नहीं है। अब रही बात मामा जी की, मामा जी की बात सुन लो कि मैं एक बार वहां गया था मामा जी के यहाँ, आपके तुम्हारे मामा जी के वहां पर गया था और अजामत की बात अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने एक जो रेजर मुझे सौंपा, बिल्कुल ही घटिया तरीके का और गंदा सा रेजर सौंप दिया जिससे दाढ़ी बनाई जाती है। तो मैंने जब उस रेजर को देखते और कहने लगे कि मेहमानों के लिए हम अलग से रेजर रखते हैं, मेरे रेजर को मैं इस्तेमाल नहीं करने देता किसी को, तो इस तरह की बात मेरे सामने कह रहे हैं। मुझे तो लगा तो बुरा, तो मैंने फिर भी कुछ भी बात नहीं कह करके मैंने कह दिया कि हजामत नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है हजामत बनाने की, हजामत से साथ में दाढ़ी बनाने की इतनी इच्छा नहीं है अभी। तो उन्होंने बात को भापते हुए कहा कि ठीक है आप मेरे रेजर से दाढ़ी बना लीजिए। उनका रेजर सौंप दिया, लेकिन जो ही मैंने उससे दाढ़ी बनाई, हजामत करी, उसके पश्चात उनकी देखो प्रतिक्रिया क्या रही। मेरे सामने ही उस रेजर की ब्लेड को फेंका, उस रेजर को इतनी साफ सुथरी तरीके से धोया, जिस तरीके से धोया उससे लगा जैसे कि मैंने बहुत बड़ी बीमार व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उस रेजर में सारी बीमारियां भर दी हो। ऐसे मुझे दिखा के उसको धो रहे थे। गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर भी अपने आप पे नियंत्रण करके वहां पर चलाया। तो इस प्रकार की बातें वहां पर हो रही थी। अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं स्वच्छता की बात कहती हूँ, मधु कहती है मैं स्वच्छता की बात कहती हूँ, तो कौन सी गलत बात है? मैं बचपन से मेरे संस्कार स्वच्छता के हैं, क्या गलत बात है? और यहाँ पर अगर इस प्रकार की बात करते हो तो वो उचित, वही बात उचित ही है, स्वच्छता होनी चाहिए, ऐसे संस्कार। तो उनका स्वच्छता है। बसंत ये कहता है आपकी स्वच्छता मैं मानता हूं, व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता होना बहुत आवश्यक है, लेकिन स्वच्छता को किसी सनक तक ले जाना, सनक से तात्पर्य किसी सनक जिद तक ले जाना, सन की हो गया, उस स्वच्छता को सनक तक ले जाना वो ज्यादा सही नहीं है, वह उचित नहीं है। और वह सनक की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई है, तुम किसी बात को सनक तक ले जाती हो। तो इस तरीके से तो वो कहते हैं तुम तो ऐसे हो कि हम तो पहले बचपन में 5-6 भाई एक साथ ही रहते थे, खूब मिट्टियों में खेलते थे, सब छोटे लोगों के बीच में रहते थे, इस प्रकार होता था, हमने कभी कोई भेदभाव किया नहीं, और तुम तो बड़ी भव्य परिवार से हो। इस तरह की बातें बढ़ गई थी। भव्य मतलब बोला आरिस्टोक्रेटिक, इसका तात्पर्य होता है भव्य, कि तुम तो भव्य परिवार से संबंध रखने वाली हो, इसलिए तरह तरह की बातें करती हो। अब इसी बीच में उसी और निम्मो का नाम आ जाता है कि उसी और निम्मो दो छोटी छोटी बच्चियां, वह आ जाती है। क्यों नहीं आती उसकी चाची के पास? वह उसकी चाची के पास इसलिए नहीं आती कि उनको, क्योंकि जब घर में जाता है कोई भी बालक बच्चा जाता है तो वह आत्मीयता के भाव से जाता है, कि जिसके घर में जाएंगे हम बच्चे सब समझते हैं कि उनसे बड़े किस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं, नफरत का या आत्मीयता का। तो यहाँ पर जब उससे निम्मो पहुंचते हैं तो मधु जिस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति रखती है, बात में कि सैंडल वहां खोल के आओ, इस तरह बैठो, उस तरह बैठो, इस तरह टोका टाकी चलती है, तो बच्चे सोचते हैं कि अब क्या जाए, चाची लड़ेगी, इस तरह वो सोचने लग जाती है। तो उसी और निम्मो उन्होंने भी आना बंद कर दिया यहाँ पर तुम्हारी वजह से। अब दूसरी बात, मित्रों का उल्लेख, मित्रों की बात कहती कि भाई ये बताओ, सर्दी में मेरे मित्र आते हैं और मित्रों के साथ बैठ करके सर्दी के महीने में अगर हम रजाई में बैठ करके 5 मित्र बैठ करके रजाई में चाय पी रहे हैं तो चाय का आनंद ही कुछ और है। अब ये सिद्धांतिक और दिखावटीपन के चक्कर में एक तरफ जाकर के डाइनिंग टेबल पे बैठे, इससे तो अच्छा चाय न पिए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। सोचो आप जैसे कहीं सर्दी पड़ रही है भयंकर और आप किसी के घर पे जा रहे हो उस सर्दी में, और उस सर्दी में किसी के घर पे जाने के पश्चात कोई ये कहे आपसे कि पहले आप पैर धो के आइए, मुंह धोइए, हाथ धोइए और फिर आकर के रजाई में बैठिए, या फिर उस डाइनिंग टेबल पर बैठिए, वहां मेहमान कक्ष में, गेस्ट हाउस में, उसमें बैठिए, अतिथि कक्ष में। तो इस तरह की बात करेगा तो व्यक्ति सोचेगा इतनी सर्दी में पैर धोऊंगा, हाथ धोऊंगा, ठंड के बारे में पहले से परेशान हूं, वो परेशान होकर अगली बार जाएगा नहीं।
आत्मीयता ऐसे नष्ट हो जाएगी उसकी। तो इस तरह का अति भी मत करो उसके साथ, इस तरह की अति भी मत करो। तो विवाद फिर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि मधु ये कहने लग जाती है कि अब मैं इस घर में मेरा निवास ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब मैं ज्यादा इस घर में नहीं रुक सकती, अब मैं जाऊंगी। इसी बीच में फोन की घंटी बजती है और फोन की घंटी में जब सुनते हैं, बसंत उस फोन की घंटी को सुनता है तो उसमें उसके साहब का फोन था जिन्होंने उसको बुलाया था बसंत को। तो बसंत ने कहा करके कि अब तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ, साहब का फोन आया किसी कार्य से, मुझे वहां जाना होगा 1-2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए मुझे वहां पर जाना होगा। ऐसा कह करके बसंत वहां से जाने की तैयारी करता है। तो ये इसके बाद में बसंत जाता है और पहला दृश्य हमारा पूरा होता है। अब पहला दृश्य पूरा हो गया। पहला दृश्य पूरा होते ही बसंत के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखिए स्थिति। बसंत चला गया, अब महीना आ गया जनवरी का। अब जनवरी के महीने में लगभग उसकी सखियां कौन कौन सी, जो सूरो और चिंती 2 सखी थी उनकी, वह वहां पर किसी काम से दिल्ली आती है। और दिल्ली आती है तो सोचती है कि चलो बचपन की अपनी जो सखी है मधु, उससे भी हम मिलकर के आ जाते हैं। उससे मिलने के बहाने वहां पर आती है। अब मधु का व्यवहार सूरो और चिंती भली प्रकार से जानती थी कि मधु किस प्रकार की महिला है और किस तरह का उसका आचरण है, किस तरह के संस्कार है, वो सब जानती थी। उससे मिलने पहुंची। मिलने के बाद में जो ही घर का दृश्य देखा उन्होंने, और उन्होंने पहले से आगे होके पहले कह दिया कि हम अभी एक तरफ बैठ जाते हैं क्योंकि हम सर्दी में पैर धोएंगे फिर पलंग पे बैठेंगे, इससे अच्छा हम इधर ही बैठ जाएंगे। तो जिस प्रकार मधु ने कहा कि पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, आ जाओ तुम इतनी ठंड में पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, आओ रजाई बैठ के यही अपन चाय पी लेते हैं। हम मंगला को आदेश देती है कि मंगला चाय बना के लाओ। मंगला कौन है? नौकरानी। नौकरानी चाय बनाने के लिए जाती है, चाय बना के लाती है। दोनों में इनमें सब तरह के जो बातें हो रही थी, सूरो और चिंती भी बार बार ये कह रही थी कि मधु तुम काफी बदल चुकी हो, कहाँ गए तुम्हारे वो जिस तरह की तुम जो बातें सोचती थी, सफाई स्वच्छता और ये सब बातें कहाँ गई? अब तुम इस तरह के बदले बदले व्यवहार में कैसे नजर आ रही हो? कहीं ये हमारे साहब का तो प्रभाव नहीं है, साहब था ना बसंत का, तो वो कहाँ है अभी? तो उन्होंने कहा कि साहब बीमार है इसलिए कुछ समय के लिए उन्होंने बुलाया है, इसलिए वहां गए। तो उनका जवाब आया हुआ, कुछ चिट्ठी आई होगी कि हाँ कुछ भी अभी तक तो आया नहीं। एक चिट्ठी पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कैसी हो, ठीक हो, बस इस तरह की बात पूछी थी। तो इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन हो गया। किसके में? मधु के में। तो उनको भी अच्छा लगा, सूरो और चिंती को भी अच्छा लगा। वो विदा होती है, वहां से जाती है। उसके पश्चात 2 महीने पश्चात अर्थात नवंबर के महीने से हमने प्रारंभ किया था, जनवरी का महीना हो गया। जनवरी का महीना होते ही बसंत वापस आते हैं। और बसंत जब आता है तो वो सारे घर का दृश्य देख करके, बदला हुआ दृश्य देख करके कि सोफा, डाइनिंग, पलंग सब एक पास पास में, फोन का चोंगा भी पास में रखा हुआ है, तो वो देख करके अक्का बक्का रह जाता है ये बदलाव कैसे। और थोड़ा सा वो जब मधु पहुंचती है उनके पास तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य तो ठीक है, और पहले ही तुमसे कहा था कि इस प्रकार स्वच्छता और इस तरह की ज्यादा मत करा करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, तो कैसी हो इस प्रकार। तो वो बातें चली तो मधु भी खुश हो गया, बसंत भी खुश, परिवार में खुशी, क्योंकि अब जो सनक की बात थी, जो दिखावटीपन की बात थी, वह सब समाप्त हो गई। बसंत ने कहा कि चलो मैं, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो, इस तरह की बातें होने लगी। मतलब परिवार में आत्मीयता बढ़ी जब से ये दिखावटीपन और कृत्रिमता समाप्त हुई परिवार में। उनके कहीं दोनों के प्रति आत्मीयता का भाव बढ़ा, परिवार में सुख शांति हुई और खुशहाली आई। तो यहाँ पर जब पाठ बढ़ता आगे तो वापस जैसे वो कहते हैं चलो हाथ मुंह धो लो फिर खाना तैयार है, तो इस प्रकार वो हाथ मुंह धोने जाता है बसंत और तौलिया फिर वो दूसरे का
हाथ में उठा लेता है और फिर धीरे धीरे वही बात जैसे प्रारंभ होती है कि तुमने किसका तौलिया उठा लिया, वह होता है इस प्रकार। तो देखो इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं वह क्या हुई है? मुख्य बात यह है कि हमें जो सभ्यता और संस्कार के नाम पर जिस प्रकार की कृत्रिमता और बनावटीपन दिखाते हैं वह निश्चित रूप से कई बार हमारे परिवार के विघटन तक का कारण बन जाती है। इसलिए कृत्रिमता और बनावटीपन से हम दूर रहें और स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। लेकिन सफाई के नाम पर इस प्रकार का सनक बिठाना ये बहुत गलत हो जाता है। इसलिए ऐसी सनक भी नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में आत्मीयता होनी चाहिए, अंतरतम में दृढ़ता होनी चाहिए, व्यक्तियों का व्यक्ति के प्रति आत्मीयता का भाव जगे, ऐसा व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तभी जाकर हम इस पाठ से कुछ प्रेरणा ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ रहा। इस पाठ से जो प्रश्न बनेंगे वो कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी व्याख्या और सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार लिखनी है वह आपको ध्यान में होगा ही कि पहले हमको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के पश्चात लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश। अब ये पद्यांश नहीं है, क्या ये? गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी अब पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी। अब एकांकी का नाम लिखेंगे तौलिए से अवतरित है। अब इसमें अब जो भी हमारे सामने पैराग्राफ देते हैं वो गद्यांश देते हैं, उसमें क्या बताया गया उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि इसमें इसका वर्णन किया गया है। मान लो ये आ जाए तो सभ्यता और शिष्टाचार तहजीब के नाम पर फैल रहे खोखलेपन के बारे में बताया गया है। फिर हमको इसकी व्याख्या लिख देनी है। विशेष में हमको वही बातें लिखनी है, भाषा सरल, सुबोध और बोधगम्य है। कहीं कहीं पर दूसरे विशेष में लिख देंगे उपसर्ग और प्रत्येक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की बातें हम इसमें लिख सकते हैं। व्यंग्यात्मक शैली भी कहीं कहीं प्रकट हो रही है इसमें। तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या, विशेष और प्रसंग लिख देंगे। तो ये पाठ इसी भाग में मैंने पूर्ण किया है और इसकी जो कहानी है वो एक तरीके से इसकी एकांकी को पूर्ण रूप से सुनाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बातें अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।